हाँ, नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे फ़िल्म मेकर जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत ही नहीं है। विशाल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू स्मिता, थैंक यू। तो विशाल जी, एक बार फिर आप एडाप्टेशन में आ रहे हैं। तो एडाप्टेशन से लगाव कैसा रहा है? मतलब लगातार चीज़ें जुड़ती हैं, कहानियाँ ये ज़्यादा दमदार होती हैं, इनमें ज़्यादा कहने की चीज़ें हैं? मुझे क्योंकि कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है, तो जब कहानी पढ़ता रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उतना अच्छा लेखक कहानी का नहीं हूँ, पर कथानक का बहुत अच्छा लेखक हूँ। मुझे स्क्रीन प्ले करना आता है, पर कहानी शायद मुझे उतनी अच्छी नहीं आती है। कैरेक्टर्स ग्रोथ बहुत अच्छी करनी आती है, सिनेमा बहुत अच्छे से आता है और फिर ये लगता है कि अगर इतनी अच्छी कहानी अवेलेबल है, जिसमें मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, तो मैं क्यों ना उसको अडैप्ट करूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। और बल्कि अच्छा ही है कि मैं उस कहानी में को अपने ढंग से कहता हूँ। मैं अपने कैरेक्टर्स के, अपनी ज़िंदगी के जिए हुए जो लोग हैं, अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं उस कहानी में उंडेल देता हूँ। पर उसे इंडियन एडाप्टेशन में बनाना मुश्किल नहीं होता? हैदर में आप कश्मीर गए, यहाँ पे आप मनाली आ गए, चंडीगढ़, सारी चीज़ें आपने जोड़ी हैं। वो कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि वो घटनाएँ, संघर्ष उनको ला पाना। मुझे जो खाका एक बार मिल जाता है, तो उसके बाद मैं फिर उसे पूरा अपना बना लेता हूँ। मैं भूल जाता हूँ उसके ओरिजिनल राइटर के बारे में और तभी उसकी वो एक एक बहुत ही जेन्युइन सी एक फ्रेग्रेंस, सच्ची खुशबू जिसे अगर बोले, तो वो तब आने लगती है क्योंकि नहीं तो एक अर्ली 19s में 1920s की कहानी लिखी हुई ब्रिटिश कहीं पहाड़ों की और उसको मनाली में रेजोनेट कराना आज के टाइम में कि आज के कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर में वही अपने आप में चैलेंज होता है, वही मज़ा आता है और वो वहाँ मेरी क्रिएटिविटी एकदम पूरी निखर के आती है। बिल्कुल। तो शेक्सपियर की ट्रायलॉजी के बाद तो आप उन पे कुछ कॉमेडी में बनाने वाले थे। तो अगाथा क्रिस्टी के ग्रैंडसन से कैसे मिले? कैसी चीज़ें हुई? जी, तो हुआ यूँ कि जब पैंडेमिक आया तो हम सब लोग घरों में बंद थे। तो मुझे ये लगने लगा था कि पहले ये लगा कि 10 दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, दिन महीना फिर ये एक वक़्त ऐसा आया कि जब लगने लगा कि शायद ये अब कभी ठीक होगा नहीं और अब ज़िंदगी हम लोगों की ऐसी ही होगी और हम लोग अब सारी ताउम्र ज़िंदगी हम लोग घरों में बंद रहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्लों में निकल पाएँगे। तो मुझे लगा कि तो हम फिर काम कैसे करेंगे, ज़िंदगी कैसे जिएँगे, फ़िल्में कैसे बनाएँगे? तो मुझे उस वक़्त याद आई अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल्स की जो कि एक लोकेलिटी में, एक घर के अंदर या एक मोहल्ले में ऐसे हूडानिट की किसी ने मर्डर हो गया और मर्डर सबके बीच में है, कौन है? अब वो मर्डर के रीज़न्स क्या हैं, उसके मोटिवेशंस क्या हैं? तो उस वक़्त मैंने एक बहुत साल पहले एक बार अगाथा क्रिस्टी लिमिटेड की तरफ से कहीं एक अप्रोच हुआ था मुझे कुछ करने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से हमने वो ढूँढ के निकाला और वहाँ से उनको दोबारा कॉन्टैक्ट किया और उनसे कहा कि मैं अब इंटरेस्टेड हूँ इसे बनाने में। तो उन्होंने ये मुझे 2-3 बुक्स ऑफ़र की और जिसमें एक बुक ये सिटाफर्ड मिस्ट्री थी। तो जब नॉवेल्स बनाते हैं तो मोस्टली फ़िल्म मेकर कहते हैं कि कुछ एक कैरेक्टर उन्हें अपनी तरफ से क्रिएट करना पड़ता है, वरना वो कहानी पूरी तरीके से खिल के नहीं आती है। तो यहाँ आपको भी कोई कैरेक्टर एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा जो नॉवेल में नहीं था? नॉवेल में जो कैरेक्टर्स थे, बहुत अच्छे कैरेक्टर थे नॉवेल में, कुछ जोड़े भी हैं, पर मेन जो उसमें जो रहा है वो चार्ली चोपड़ा का कैरेक्टर है। मेन नॉवेल में वो एक एमिली एक लड़की एक कैरेक्टर है और वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए आती है जो कि बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हुआ है मर्डर के लिए एंड वो कैसे वो डिटेक्ट करके कैसे केस सॉल्व कर लेती है। अनफॉर्चुनेटली अगाथा क्रिस्टी ने इस कैरेक्टर को आगे कभी बढ़ाया ही नहीं है। ओह! तो मुझे लगा कि ये तो बहुत कमाल का डिटेक्टिव कैरेक्टर है, एक यंग गर्ल, एक यंग डिटेक्टिव जो कि मैं बहुत वक्त से ढूंढ रहा था कि कोई एक डिटेक्टिव क्रिएट करने के लिए। अब उसमें जैसे हमारे हमारे यहाँ सिनेमा में अगर सोचें तो सिर्फ करमचंद एक कैरेक्टर हुआ है जो कि पंकज कपूर साहब ने किया और कमाल का किया था। तो करमचंद और किटी साथ में हुआ करते थे। हाँ, गाजर खाना। गाजर खाते थे वो और कमाल की उनकी डायलॉग डिलीवरी होती थी, ऐसे हाथ हिला के तेज बोलते थे। उसका इम्प्रेशन मेरे दिमाग में था एंड मैं उस वक्त तो रहा हूँगा 20-22 साल का रहा हूँगा।
तो मुझे था कि करमचंद के बाद आज तक क्यों नहीं हमने कोई डिटेक्टिव कैरेक्टर क्रिएट किया। तो मेरी एक वो काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रहा था, जैसे मैं एक सुपर हीरो कैरेक्टर बनाना चाहता हूँ कि जैसे बाहर की फिल्मों में सुपरमैन हुआ है, बैटमैन हुआ है, हमने आज तक कोई सिनेमा में सुपर हीरो क्रिएट ही नहीं किया, कोई है ही नहीं। और जो किए भी हैं वो चोरी किए हुए हैं, वहाँ से चुराए हुए हैं, और या उनके शेड्स उसमें आते हैं कोई। तो मेरे जैसे सुपर हीरो भी करने का मैंने, तो ये डिटेक्टिव कैरेक्टर मुझे उस कहानी में मिला, उसको लेके मैंने पूरा चार्ली चोपड़ा का कैरेक्टर क्रिएट किया है। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ उसमें होती है कि एक्सीडेंटली वो उसमें डिटेक्शन करती है। इसमें ये इसकी हमने हिस्ट्री दी है कि चार्ली चोपड़ा की मदर भी डिटेक्टिव थी, शी कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, ये डिटेक्टिव बैकग्राउंड से आई है। तो अब जिससे कि मेरा मन है कि चार्ली चोपड़ा के कैरेक्टर को हम लोग आगे लेके जाएं और बहुत चीज़ें बनाएं। तो कहना चाहिए तब्बू के बाद भूमिका आपकी फेवरेट हो गई, ये चौथा प्रोजेक्ट है उनके साथ आपका। जी जी जी, ये भूमिका बहुत अच्छी एक्टर है, और उसमें एक रूटेडनेस है, एक ज़मीन की खुशबू है जहाँ से वो स्मॉल टाउन से आती है, और ये अब चौथा प्रोजेक्ट हो गया उसके साथ किया। तो चार्ली चोपड़ा कैसे सोचा, मतलब एमिली से चार्ली चोपड़ा, ये नाम कुछ दिमाग में था? चार्ली चैपलिन ही दिमाग में हम लोग तो वैसे नहीं, लंबा इसकी जर्नी हुई। टाइटल पहले एक्चुअली एमिली से पहले इसका टाइटल इमली था। ओके। तो एमिली से इंस्टिंक्टिवली पहले नाम इसका इमली था, और द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली भी नहीं था, मिस्ट्री ऑफ जोशीमठ था। ये फिल्म पहले हमने जोशीमठ में, ओली और जोशीमठ में प्लेस थी, पर फिर जोशीमठ में वो बहुत ही अर्थक्वेक जो टाइप का हुआ, और वहाँ पे वो जमीन फट गई है ना, वहाँ तो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम, इतने लोगों को घर पूरा हिल गया पड़े, पूरा घर के घर बर्बाद हुए, गिरे। तो वहाँ हमको जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वहाँ तो सब कुछ ही बंद कर दिया गया था। तो फिर उसको हमने मनाली में शूट किया, और इमली जो था, जब मुझे उसका मिला नहीं, मुझे उसका टाइटल नहीं मिला, फिर मुझे पता चला कि उसके ऊपर एक टीवी सीरियल बन चुका है इमली नाम से, फिर इसका नाम हमने निमकी रखा। निमकी भी बन चुका है सीरियल, फिर देखा निमकी भी सीरियल बन चुका है। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि अच्छा अब कुछ ऐसा नाम सोचेंगे जो किसी ने नहीं सोचा हुआ। तो ये चार्ली चोपड़ा पता नहीं कहाँ से आया, मुझे अब उसकी याद नहीं है, पर चार्ली चोपड़ा जब नाम आया तो मुझे लगा कि ये बड़ा म्यूजिकल साउंड है, इसमें बड़ा एकदम रस है इसे बोलने में, चार्ली चोपड़ा। तो वहाँ से चार्ली चोपड़ा आया। पर विशाल जी, देखा जाए अभी आपकी खुफिया भी आने जा रही है, चार्ली चोपड़ा में ऑलरेडी भूमिका है, और पटाखा भी मतलब आपके कैरेक्टर फीमेल बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ये चीज़ें किस तरीके से, क्योंकि आप अपने खुफिया में भी आपने तब्बू का कैरेक्टर मेल था, आपने फीमेल कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसी चीज़ें आप करते हैं अपने कैरेक्टर्स में। कुत्ते में भी आपने बताया था तब्बू का कैरेक्टर जो है था वो चेंज हुआ, तो उसके साथ काफ़ी चीज़ें, तो कहानी पे भी तो फ़र्क पड़ता होगा, और एक फीमेल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कैसे दिमाग में आता है आपके? क्योंकि बहुत सारे फिल्म मेकर या तो उसको प्योरली फिल्म बना देते हैं, आप बैलेंस चलते हैं उसमें। मुझे लगता है कि जो फीमेल डीएनए में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मेल से, मुझे लगता है कि आदमी फिजिकली ज़रूर स्ट्रॉन्ग लग सकता है, बट इमोशनली जो स्ट्रेंथ है वो तो औरत से ही आती है। औरत बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती है, उसके इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसका सिक्स सेंस बहुत, जो कि जब माएँ बोलती हैं ना कि वो दोस्त के साथ मत रहा कर, वो धोखा देने वाला है, तब उस वक्त आपको समझ में नहीं आता है। तो माँ की इंस्टिंक्ट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, बीवी की इतनी स्ट्रॉन्ग होती है इंस्टिंक्ट, दूर से पहचान लेती है अगर आप किसी दूसरी लड़की को देखते हैं तो। सो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, फीमेल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और वो इमोशनली भी उतना ही स्ट्रेंथ उनके अंदर होती है कि आदमी टूट जाता है तो औरत नहीं कभी टूटती। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसी फीमेल्स देखी हैं, अपनी फैमिली में, अपने दादियों में, चाचियों में, ताइयों में, अपने दोस्तों में, अपनी गर्लफ्रेंड्स में, अपनी बीवी में, मैंने वो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स देखे हैं। तो वहाँ, और मुझे लगता है कि हमने सिनेमा में फीमेल को बहुत ही कैरिकेचर की तरह यूज़ किया कि वो माँ के होगी या बीवी होगी या गर्लफ्रेंड, हाँ, मतलब एक देखा हुआ कैरेक्टर होगी, उसके बाहर उसका वजूद नहीं था कमर्शियल सिनेमा में।
तो मुझे लगा था कि वो एरिया भी थोड़ा खाली पड़ा हुआ है, और हम लोग स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, जब भी ऐसा नहीं बहुत फिल्में बनी है, और जब भी बनती थी वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो मे बी जैसे बोलते हैं कि हर मर्द के अंदर एक औरत होती है और औरत के अंदर एक मर्द होता है, हम सब अर्ध नारीश्वर और अर्ध मर्द होते हैं। तो मुझे लगता है मेरे अंदर की फीमेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसका ओपनिंग सीन बहुत अच्छा है, जो एक प्रेतात्मा की बात की जाती है जिसमें पूरा वो टूटता है। तो ओपनिंग शॉट कैसे डिज़ाइन होता है आपका, और इसके लिए कुछ खास एक्स्ट्रा मेहनत भी थी जब आप, क्योंकि इतने सारे दिग्गज कलाकारों को आप एक फ्रेम में लेके आए हैं? ओपनिंग का एक्चुअली जो ओरिजिनल बुक है उसके अंदर भी सियांस होता है, पर वो सियांस उसमें वो वेस्टर्न जैसे तरीका होता है, यू नो, वीजा बोर्ड बोलते हैं उसमें, जिसमें कि आप नंबर घुमाते रहते हैं, वो अपनी जगह रुकता है, तो उससे होता है। हमारे यहाँ भूत प्रेत का तो बड़ा पुराना इतिहास है, बुलाने का, घोरी बाबाओं का बड़ा वो है, और मौलवियों का और तांत्रिकों का, ये देश तो उन लोगों से भरा हुआ है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े हिस्ट्री है। तो मुझे लगा कि वो जो अगाथा क्रिस्टी ने जो अपने कल्चर में यूज़ किया है वीजा बोर्ड को, वीजा बोर्ड नहीं था उनके में, तो वीजा बोर्ड तो हम इससे पहले था, उनके में तो वो प्रॉपर बुलाने का है, जैसे वो मोमबत्ती जला के जो बुलाने का होता है और आवाज़ आने लगती है। हमने पहले वीजा बोर्ड किया था, फिर उसके बाद डिसाइड किया कि हमको उसको अपने कल्चर में रूट करना चाहिए। तो नसीर साहब का जो कैरेक्टर है वो एक ऑकल्ट साइंस में, यू नो, ही इज अ प्रोफेसर इन ऑकल्ट साइंस, और वो उसको प्रेत आत्माओं से और भूत प्रेतों से बात करता है। तो वो ओरिजिनल बुक से था, और नसीर भाई ने वो इतना अच्छा निभाया, इतना कमाल का कैरेक्टर प्ले किया है, उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं था। और मुझे लगता है कि किसी भी फिल्म का या किसी भी सीरीज़ का, नाटक का, पोइट्री का, सॉन्ग का जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि अगर उसमें आपने किसी को पकड़ लिया तो यू नो आप जीत गए, नहीं तो भाग जाएगी आपकी ऑडियंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें नसीर साहब का कहना चाहिए, पूरी फैमिली है, रत्ना जी भी हैं, विवान भी हैं, तो ये उनका बड़ा बेटा भी है, तो ये कैसे सोचा, मतलब पूरे सबको एक साथ लाने का आपने? पर कैरेक्टर सबको अलग रखे, एक फैमिली में नहीं दिया। हाँ, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं पूरे उसमें। एक्चुअली पहले नसीर भाई थे इसमें आए, फिर उसके बाद विवान आया, फिर विवान के बाद मुझे लगा इमाद उस कैरेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है। पहले ही 3 लोग थे काफ़ी टाइम तक। फिर जो रत्ना जी वाला जो कैरेक्टर है मिसेस भरूचा, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ नहीं था ऑनेस्टली इन स्क्रिप्ट, तो थोड़ा स्केची सा कैरेक्टर था। तो जब रत्ना जी का नाम आया कि रत्ना जी को लेना चाहिए, तो मैंने रत्ना जी को अप्रोच किया। मैंने उन्हें ऑनेस्टली बोला कि आई वांट योर हेल्प एज एन एक्टर टू ब्रिंग सम डेप्थ एंड यू नो मटेरियल टू दिस कैरेक्टर, एंड शी एक्सेप्टेड दैट। तो जब ये हो गया तो नसीर भाई ने मुझे फ़ोन करके बोला कि सिर्फ अब हिबा रह गई है, उसको भी कास्ट कर लो, तो वो एक सीरीज़ में या ऐसा एक काम होगा जिसके अंदर हमारी पूरी फैमिली है। तो मैंने एक छोटा सा रोल हिबा के लिए क्रिएट किया, और हिबा को रिक्वेस्ट किया, और हिबा ने किया भी। तो एक लास्ट में क्लाइमैक्स में इसमें एक घर के अंदर एक ऐसा शॉट है जिसमें कि पूरी शाह फैमिली के 5 लोग हैं। वाह, मेरे ख्याल से ये एक इतिहास होगा अगर नसीर साहब का। जी पहली बार हुआ है। बिल्कुल सर, इसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, और आपके म्यूज़िक से हम सब बहुत वाकिफ़ है। लेकिन मैं कहीं पढ़ रही थी, आपको मलाल है कि मतलब इंडस्ट्री ने आपको एज ए फिल्म मेकर तो बहुत रिकॉग्निशन दी, एज ए म्यूज़िक कंपोजर नहीं दी। क्या लगता है कि मतलब रास्ते नहीं खुले उनके आपकी तरफ, या आप उतना नहीं खुले उनकी तरफ? नहीं, मुझे काफ़ी मिला। मैं भूल भी गया हूँ मुझे म्यूजिक में कितने नेशनल अवार्ड मिले। वो तो मिली शुरुआत में, सत्या, वो सब कितना कुछ था। हाँ, बहुत मिला है। मैंने ऐसा कहा तो गलत कहा, बट मैं ये है कि मैं जिस तरह का म्यूजिक मैं करना चाहता हूँ, करना चाहता था और करना चाहता रहूँगा, वैसा म्यूजिक करने के लिए मुझे डायरेक्टर बनना पड़ा, कि जहाँ पे मुझे कोई आके बोल ना सके कि मुझे गाना पसंद नहीं है, या मुझे आप ऐसा ये चेंज कर दो या ये चेंज कर दो। वो मुझसे सहन नहीं होता आज भी। मैं अपने अंदर का म्यूजिशियन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं एज ए डायरेक्टर उतना शायद स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बट एज म्यूजिशियन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, और मेरे एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा अलग हैं, स्ट्रॉन्ग हैं म्यूजिकली। तो आज का म्यूज़िक कैसा देखते हैं, जिस तरीके का आजकल चीज़ें बन रही है, रीमिक्सिंग भी काफ़ी हो रही है? रीमिक्सिंग भी नहीं, अब तो रिहैश हो रहा है ना। अब तो
पुराने फिल्मी गाने लेके और उसको नए ढंग से ऑर्केस्ट्रेट करके करते हैं, और वो ऑब्वियसली वो गाने चलते हैं क्योंकि वो गाने रीहैश होने की वजह से नहीं चल रहे हैं या री ऑर्केस्ट्रेट होने की वजह से नहीं चल रहे हैं, वो मेलोडीज इतनी स्ट्रांग है इस वजह से चल रहे हैं। तो जो कि बैंक्रप्सी लगती है, लगता है कि खाली हो गए हैं हम लोग एज इस जनरेशन में। हम लोग क्या बिल्कुल ही इतने भिखारी हो गए हैं कि हम लोग नया क्रिएट ही नहीं कर सकते, इसीलिए हिट बनाने के लिए पुराने गाने लेके और उनको करते रहते हैं। आज की जनरेशन को पता भी नहीं होता है कि यू नो लैला ओ लैला ओरिजिनल गाना नहीं है, बिल्कुल वो किसी को पुरानी फिल्म का गाना है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी वो नहीं है, या झुमका गिरा रे पुरानी फिल्म का गाना है, मदन मोहन जी का कॉम्पोजिशन है। वो हमको नई जनरेशन को नहीं पता है। तो मुझे लगता है उसमें नई जनरेशन से ज़्यादा जो हम लोग कंपोजर्स हैं, हम लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए। बस चलते चलते वक्त कम है, लेकिन फिर भी 2 सवाल ज़रूरी है। चिल्ड्रन फिल्म को लेके अक्सर सवाल उठते हैं, आपने मकड़ी जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई, कहीं ना कहीं हमारा सिनेमा हॉलीवुड अभी भी बच्चों के लिए इतनी एनिमेशन फिल्म सब बना रहा है, हम क्यों लैग कर जाते हैं? आपको लगता है हमारे सिनेमा की में वो कहानियाँ क्यों नहीं आती हैं कि पेरेंट्स बच्चों को लेके आए? हमारे ना पूरी सोसाइटी पूरी इनसेंसिटिव है, और वही पेरेंट्स जो हैं जब कॉर्पोरेट के हेड्स बनते हैं तो उनके लिए पैसा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो नहीं होती है। बच्चों के लिए कोई भी चैनल कुछ भी नहीं बनाता है, कोई भी प्लेटफॉर्म कुछ नहीं बनाता है, कोई स्टूडियो कुछ भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसमें उनको लगता है कि पैसे उतने वापस नहीं आएंगे, श्योरिटी नहीं होती है। और वेस्ट में होता रहता है एक यू नो वहाँ पर बहुत, आई थिंक फिल्म मेकर्स भी वो उतना ही मज़ा लेके बनाते हैं। तो आई थिंक वो हम एज ए सोसाइटी हम लोग रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। वी आर वेरी इनसेंसिटिव टू आवर चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। और विशाल जी एक चीज़ और है, अभी क्योंकि जवान हिट हुई है, इस साल गदर 2 भी हिट हुई है, उससे पहले पठान। पहले कहा जा रहा था सिनेमा चल नहीं रहा है, हिंदी सिनेमा की कहानियाँ नहीं अच्छी हैं, साउथ में हम जा रहे हैं, एकदम से ये हिंदी फिल्में जो चल रही हैं, तो सिनेमा को जो सेगमेंटेशन किया जा रहा था कि सिर्फ कमर्शियल चलेगा, यहाँ OTT के लिए इस तरीके का कंटेंट बनेगा तो चलेगा, वो चीज़ें कितना आपको लगता है कि वाकई उसी ट्रेंड पे हमारे ऑडियंस सिर्फ थिएटर खास फिल्मों के लिए आना चाहती है? हाँ, आई मीन अभी क्या है, ये इसके लिए ना सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तो थिएटर एंड OTT प्लेटफॉर्म दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। और दोनों का आई थिंक बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी है। थिएटर में आज के टाइम में फिल्म देखने जाना इतना महंगा है, एक्सपीरियंस है कि कभी कभी जब मेरे लिए तो कोई मेरा असिस्टेंट या कोई दूसरा टिकट बुक करता है, जिस दिन मैं खुद टिकट बुक करता हूँ और मुझे 1500 रुपये देना पड़ता है, तो मुझे भी दिल में धक्का लगता है कि अरे यार, ये तो हम तो फिल्में 200 रुपये में देखा करते थे, 300 रुपये में देखा करते थे। आज के टाइम में 1500 रुपये का टिकट देख के फिल्म देखना, मतलब इनसेंसिटिविटी का ये आलम है कि मतलब मुझे पता ही नहीं होता कि कितने का टिकट है। पर मुझे वो वक्त भी याद है कि जब हम लोग 2 वक्त की रोटी के लिए प्रॉब्लम होती थी कि रात को डिनर कहाँ से मिलने वाला है। तो उस वक्त में जो एक बैंक मैनेजर है जिसकी तनख्वाह अगर 50,000 रुपये या लाख रुपए, तो वो कैसे इतना करेगा? तो देयर हैज़ टू बी रीज़न टू गो टू द थिएटर, कि इतना कंपेलिंग हो कि आपको वो पैसा देने का मन करे कि हाँ, मैं ये अपने आप को एंटरटेन करना चाहता हूँ इतने पैसे दे के इस फिल्म के लिए। पर अगर कोई ऐसी फिल्म है जिसको कि मैं घर में भी बैठ के देख सकता हूँ, तो ठीक है, मैं 1 महीना वेट कर लूँगा और मैं तब देखूँगा। तो ये बहुत ही नेचुरल सी बात है। और अभी भी चल तो कमर्शियल फिल्म ही रही हैं, उसमें स्पेक्टिकल फिल्म ही चल रही हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई कि कोई पाथेर पंचाली आई है और वो सुपर हिट हो गई। ऐसी कोई अच्छी फिल्म तो अभी तक कोई सुपर हिट नहीं हुई, सारी कमर्शियल हुई। मैं ये नहीं बोलूँ कि वो अच्छी नहीं, पर जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा जो हिट हुआ करता था, कि देवडी जैसी फिल्म एक कल्ट क्लासिक हो जाती थी थिएटर में आके, वो तो नहीं हो रहा है। चल तो गदर और पठान और जवान तो खैर अलग कर देते हैं हम, क्योंकि जवान तो बहुत ही एक अहम फिल्म है इस दौर की, जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाई गई है। बट और जो सारी फिल्में हैं, वो सारी फिल्में जो हैं वो तो सब कमर्शियल फिल्में हैं। बस फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन, विशाल जी हैं, गुलजार साहब का जिक्र ना हो नहीं हो सकता। क्या रिएक्शन था जब आप उनके पास गए थे और आपने बताया थी ये चीज़ें? उनको तो ज़रूर आप ज़रूर शेयर करते होंगे चीज़ें अबाउट कहता। हाँ, मैंने उनसे पूछा, उनका बड़ा कमाल का रिएक्शन था। मैंने उन्हें
बोला कि आपने अगाथा क्रिस्टी को पढ़ा, बोले हाँ जब जवान था तब कभी पढ़ता था। तो मतलब अगाथा क्रिस्टी ऐसी शख्सियत हैं, ऐसी लेखिका रही हैं और ऐसी राइटर हैं कि कोई भी नहीं है मुझे लगता है कि जिसने ना पढ़ा हो हमारी जनरेशन में और हमसे पहले की जनरेशन में। अब शायद ना हो, बट she has been very good and very very famous. चलिए विशाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे साथ समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू। Thank you so much.